पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि भारत में एक और हमला और भारत तबले जंग दोबारा बजा रहा है, पाकिस्तान को इल्ज़ाम दे रहा है, बगैर किसी तहकीक के हमला वहाँ पे हो रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में कश्मीर में जो भारतीय मजालिम है वो उठाने जा रहे थे और एक और इनको एक बहाना मिल गया है कि ब्लेम सारा पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट किया जाए। साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30 सितंबर को रायवंड के हवाले से तबले जंग बजा दिया है और एक तरफ गंडासा फोर्स नून लीग की तैयारी की हमने देखी, एक तरफ बल्ला फोर्स पीटीआई की, और इमरान खान साहब ने बड़े वाजे उसमें कुछ पैगाम दिए हैं। तो 30 सितंबर के हवाले से जो अज़ाइम है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या करेगी, पीटीआई क्या करेगी, हासिल क्या होगा इससे। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताएंगे। 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन किया हुकूमत पंजाब ने, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, और इस साइनिंग के बाद तमाम मुल्क के बड़े बड़े अखबारात ने वो खबर छापी भी। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने प्रेस रिलीज भी जारी किया कि जनाब देखें हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साइन कर लिया है, 5 अरब डॉलर का। कोट अद्दू में आके ग्रेस रिफाइनरी है वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके मामलात क्या हैं, हम आज पूरा दिन पंजाब हुकूमत के तर्जुमान जो डीजीपीआर है उनसे रब्ता करते रहे कि जनाब हमें अपना मौक़िफ़ दे दें। तो उन्होंने आखिर में कहा कि जी सीईओ हैं पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की आमना चीमा साहिबा, वो अपना मौक़िफ़ देंगी। हम रब्ता करने की अभी भी उनसे कोशिश कर रहे हैं, तो जब वो आ जाएं तो उनसे हम यकीनन उनका मौक़िफ़ भी इस हवाले से जानेंगे कि ये कौन सी कंपनी है जिसका कि सिर्फ एक वेब पेज एग्जिस्ट करता है और उसके अलावा जो एड्रेस है उनका, उस एड्रेस पे भी वहाँ पे अभी तब्दीली हो रही है और अगले महीने तक शायद नया एक एड्रेस आ जाए। इस कंपनी के पास ऑयल रिफाइनरी सेटअप करने का लाइसेंस भी अभी तक नहीं है। इसके अलावा लैंड जो कोट अद्दू में है वो जाके देखने के लिए इनके नुमाइंदे गए और हुकूमत पंजाब ने इसको फैसिलिटेट भी किया। आखिर ये कौन लोग हैं? जब मजीद तहकीकात की तो पता लगा कि पंजाब की वजीर खजाना के भाई इस कंपनी के चेयरमैन है ग्रेस रिफाइनरी लिमिटेड के। उसके साथ साथ जो इसकी सीईओ हैं वो उज़मा बशीर साहिबा, वो इनकी भाभी हैं पंजाब की वजीर खजाना की। और ये सारा प्रोजेक्ट अब इस तरह से बन रहा है कि 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी और इस पर एमओयू भी साइन हो गया, क्योंकि हुकूमत पंजाब की भाई छोटे भाई की है, बड़े भाई की वफाक में। तो वफाक में वजीर निचकारी मोहम्मद जुबैर साहब भी, आपको याद होगा कि किसी तरह के काम करने की उन्होंने कोशिश की थी एचईसी की प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, और एक जाली कंपनी को उन्होंने बेचने की कोशिश की और हमने इसी प्रोग्राम में उसको आइडेंटिफाई किया था। और उसके बाद सेनेट की जो फाइनेंस कमेटी है उसने एक सब कमेटी बनाई, इसकी तहकीकात की और उसमें बाकायदा तौर पर कहा कि पूरा प्राइवेटाइजेशन कमीशन क्रिमिनल नेग्लिजेंस का उन्होंने काम किया है। इसमें जो इग्नोरेंस थी उनकी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस इसमें सामने है कि एक जाली कंपनी को उन्होंने ये सारी चीजें करके दे दी। और अब यहां पे मामला है कि एक ऐसी कंपनी जिसके पास ना लाइसेंस है ना एक्सपीरियंस है ऑयल रिफाइनरी लगाने का, ये भी नहीं पता कि 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कहां से आनी है, उसके साथ एमओयू साइन कर लिया गया है। इसकी मजीद भी आपको तफसीलात बताएंगे। अगर आमना चीमा साहिबा से हमारा राब्ता हो जाए, हमारे प्रोड्यूसर कॉन्स्टेंटली उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने पैनलिस्ट का नाज़रीन आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। उनके साथ तशरीफ फरमा है शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और कराची से हमें ज्वाइन कर रही है शहरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इस स्टोरी पर नाज़रीन ग्रेस रिफाइनरी लिमिटेड पर मैं आपको वक्फे के बाद दोबारा मजीद तफसीलात बताऊंगा। शहरी रहमान साहिबा, भारत में आज जो वाकया हुआ उसके बाद तबले जंग एक दफा बढ़ जाए, दोबारा पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है। डीजीएमओ की बातचीत भी हुई और डीजीएमओ ने पाकिस्तान के कहा कि जनाब अगर कोई सबूत है तो हमें बताएं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या आप समझती हैं कि यूनाइटेड नेशंस में वजीर आजम जो कश्मीर का मुकदमा लेके जा रहे थे उसको नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ये तबले जंग बजा रहा है, या कि मामलात कुछ और मुख्तलिफ हैं? देखिए, सबसे पहले अरशद साहब ये टाइमिंग देखें, यूएनजीए का जहाज़ ही उड़ा होगा प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान का, जहां आपको पता है सारी दुनिया को इस वक्त मालूम है कि कश्मीर में जो तवातिर से मजालिम हैं और रियासती तौर पर जो तशद्दुद हो रही है कश्मीरी अवाम के साथ, वो एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला था। पाकिस्तान ने तो उठाना ही था,
लेकिन कोई और मुल्क भी इससे इस वक्त इन्हिराफ नहीं कर सकता। उंगलियां तो उठने वाली थी। शायद ये और बात है कि कोई रद्द अमल ठोस ना आता, तब्दीली का कोई एजेंडा नहीं होता यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, क्योंकि वो कहते हैं कि ये बायलैटरल डिस्प्यूट है और जब तक दोनों फरीकीन इसमें अग्री ना करें हम कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल ये एक मसला बनना था और भारत को काफ़ी एम्बेरसमेंट, स्ट्रेटेजिक एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता। फिर आप देखते हैं आनन फानन के ये इस तरह का ऑपरेशन हुआ है जिसमें उरी, आपको पता है कि कोई 20 किलोमीटर है लाइन ऑफ कंट्रोल से, और इस पूरे इशू में 5-5.5 घंटे जो उनका आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रहा, इस पूरे इशू में उन्होंने कत्तन नैरेटिव शिफ्ट कर दिया है। घंटों के अंदर वहाँ उन्होंने, उनके इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सब ने मीटिंग की और अपनी अपनी ट्रिप्स कैंसिल की। कोई अमेरिका जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, और तय कर दिया कि पाकिस्तान ने, और ऐलान भी कर दिया कि पाकिस्तान ने ये टेररिस्ट अटैक करवाया है। इस लेवल की दहशतगर्दी को ये अब पाकिस्तान को कठेरे में खड़ाना चाहते हैं। अब इसकी टाइमिंग देखें, अब दुनिया इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहे या ना करे, क्योंकि हमारे पास ठोस शवाहिद है नहीं, और हम ना सिर्फ समझते हैं कि अमन बेहतर होगा दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन ये किस तरफ जा रहा है, ये कश्मीरी अवाम के लिए कोई बेहतरी लाएगा नहीं। लेकिन आप सोचें, इस वक्त जो मेन सवाल उठता है, और मैं समझती हूँ ये तकरीर में पूछना भी चाहिए, मेन सवाल ये है कि कौन किस रियासत को इस वक्त एडवांटेज होगा इस इट्स अ हॉरिबल अटैक, और हमें हमदर्दी है उन सबसे जो शहीद हुए, लेकिन किसको एडवांटेज मिलता है रियासती तौर पे, स्ट्रेटेजिक तौर पे, पॉलिसी तौर पे? एकदम ब्लेम शिफ्ट होता है पाकिस्तान पर। डू मोर का मंत्रा लाएंगे और आपको कठेरे में खड़ा कराएंगे, और आपकी कोई इस वक्त पुख्ता डिप्लोमेसी नहीं है। ना आपने पाकिस्तान में यूएनजीए जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामान से रुजू किया, ना अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया। ये तो एक आदत ही नहीं है। खैर, वो सोलो फ्लाइट पे गए, अब वो सोलो फ्लाइट पे वहाँ फेस करेंगे जो क्राइसिस भारत खड़ी कर चुका है उनके लिए, और जब तक वहाँ पहुँचेंगे पूरी तस्वीर बदल चुकी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ तबले जंग बज चुका होगा। इसमें अमेरिका भी मैं समझती हूँ शवाहिद मांगेगा। खैर, पाकिस्तान ने कह दिया है कि आप हमें शवाहिद दें, वो तो DGMOs की बात हो चुकी है, लेकिन डिप्लोमेटिकली इन्होंने इसको बिल्कुल एक अलग लेवल पर, वॉर के लेवल पर ले आए हैं। कोल्ड पीस से आगे बात चली गई है, और ये बहुत खतरनाक सूरत हाल इस हवाले से डेवलप हो रही है। जफर अली शाह साहब, आपने सुना शहरी रहमान साहिबा फॉरेन पॉलिसी पे काफ़ी गिरफ्त भी रखती हैं, फॉरेन पॉलिसी पे पेपर्स भी लिखती हैं अपने जिना इंस्टीट्यूट के हवाले से। पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया वज़ीर आज़म ने UNGA जाने से पहले। अगर पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेते तो ज़्यादा स्ट्रेंथन ना फील करते कि पूरी अपोजिशन, पूरी कौम की आवाज़ लेके जा रहे होते। और दूसरा, जो भारत अब तबले जंग बजा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक इंडिया अपीसमेंट पॉलिसी का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा, आज इस सूरत हाल पर आ गई, तो माजी में जो वज़ीर आज़म के इक़दाम थे आपको सही लग रहे हैं? देखने की बड़ी बात है, नहायत एहतराम से। ये इससे पहले अगर कोई ऐसी बात हो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ने जो गवर्नमेंट को हेड करता हो कि वो पर्टिकुलर, वो पहले एतमाद में ले के पार्लियामेंट का जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, जो मेजॉरिटी इंजॉय कर रहा होता है और इसी वजह से वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसको मैं नहीं समझता कि हर मसले पे कहीं जाने से पहले कि वो ले तो नॉट बैड, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो नहीं लिया, अगर एतमाद में ये बात नहीं की तो ये भी कोई इतनी काबिल एतराज़ बात नहीं है कि वो जी इन्होंने ये पूछा नहीं, इन्होंने बताया नहीं है। उन्होंने जो रेलिवेंट फरीक था, कश्मीर के लीडर्स थे, जो वो उनके पास गए, उनसे डिस्कस किया, उनसे ब्रीफिंग ली, उनको ब्रीफिंग दी मतलब है, और इस अपने एजेंडे के तहत वो अमेरिका जा रहे थे कि और अभी 2 दिन के 3 दिन के बाद उन्होंने वहाँ पर एड्रेस करना है, और कैटेगरिकली अपने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पावर्स को और कश्मीरी लीडरशिप को ये बताया, और ये अमेरिका को पता है, यूनाइटेड नेशन को पता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री पाकिस्तान के वो किस इशू पर उन्होंने बात कर रही है मतलब। तो अब इसको प्रियम्प्ट करते हुए, क्योंकि केस तो हिंदुस्तान का कमज़ोर है,
हिंदुस्तान की जो गुंडागर्दी, रियासती गुंडागर्दी है, जिसको आज 60 दिन, मेरा ख्याल अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो 60 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं, जिस टेरिटरी में कर्फ्यू लगा हुआ है, जिस टेरिटरी में जो है चिड़ी पर नहीं मार सकती, उस इलाके में ऑक्युपाइड कश्मीर में आज इन्होंने, हिंदुस्तान ने ड्रामा कर दिया कि जनाब वो बंदे मार पाकिस्तान ने हरकत ये की है। यदि जिस जगह पर 60 दिन से जिस एरिया में और जिस इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है और उनकी रियासती दहशतगर्दी, उनकी फौजी गुंडागर्दी जो है वहां पर पीक पर है, और आज ऐन उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान कश्मीर के मसले को पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए जा रहा है कि ये मसला नहते कश्मीरियों का है, उनका राइट है, और यूनाइटेड नेशन की वो करारदादें जिनको याद कराना है मियां नवाज शरीफ साहब ने, तो ऐन उस वक्त हिंदुस्तान ने ये हरकत कर दी और बलि चढ़ा दी उन्होंने अपने, ये मैं तो कहूँगा आपके इस प्रोग्राम की वसादत से, हिंदुस्तान के शहरियों को, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया को, हिंदुस्तान के की साफत को और हिंदुस्तान के मीडिया को कि ये कंट्रोल करें अपनी हुकूमत को, मोदी साहब को कंट्रोल करें। ये तो वरना इस तरीके से तो ये हिंदुस्तान का, और अरशद साहब मैं एक मिनट लूँगा, ये बात पिछले 2 हफ्ते से ये अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही थी, ये धुआंधारी नजर आ रही थी कि जिस दिन अमेरिका ने और हिंदुस्तान ने इस पर साइन किया था इस पैक्ट पर कि हम एक दूसरे का डे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसी दिन से, मैं बतौर सियासी वर्कर उसी दिन से ये खटक रही थी बात कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और वो अब ऐसा सा बाहर आना शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की मीडिया को और हिंदुस्तान के बिल्कुल आवाम को, उनको कंट्रोल करना चाहिए अपनी हुकूमत को, वरना ये इस खित्ते में एक और जो है बारूद की जंग जो है वो जारी हो जाएगी। शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, खसूसन भारत के हवाले से आपकी पार्टी ने उसे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। शहरी रहमान साहिबा भी अभी जो पॉइंट्स बता रही थी, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी सही रही है अभी तक, और आज जो भारत तबले जंग बजा रहा है, इसके हमारे पास पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं, क्या करना चाहिए वज़ीर आज़म को? नहीं, पॉलिसी में जो आपको एक ख़राबी और डिसरे नज़र आती है कि पता ही नहीं है कौन इंचार्ज है फॉरेन ऑफिस में, क्या सरताज अजीज़ साहब पॉलिसी बना रहे हैं, क्या तारिक फातमी साहब बना रहे हैं। सो एक अजीब सी निगलेक्ट है सारी फॉरेन पॉलिसी की साइड पे। उसकी वजह से अब आप देखें कि मेरा ख्याल है कि शायद इतने सफारती हालात हमारे बुरे नहीं थे जितने आजकल है। हमारे नेबर्स में आप देख लें, अफ़गानिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स हैं, ईरान के साथ है, इवन सऊदी अरेबिया जो हमारा इतना हिस्टोरिकल तारीखी दोस्त था, उसमें भी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रहे हैं। मैं सिर्फ 1-2 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ जो मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, जो शहरी रहमान साहबा ने और शाह साहब ने जो बात की है, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। और जो प्रिंसिपल पॉइंट ये है कि जो वहाँ पे जुल्म और तशद्दुद हो रहा था उसका रिएक्शन तो होना ही था, और उसके बाद स्ट्रेटेजिक एडवांटेज किसको है इस चीज़ का? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तो उनको है जिनको इल्ज़ाम लगा था। जो एडिशन करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको पता है कि UN के जो HCR है वहाँ से भी ये अब चंद दिन पहले एक लिहाज से पूछा गया हिंदुस्तान से कि जी ये चीज़ें हमारे नोटिस में आई हैं। सो इंटरनेशनल मीडिया एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, दे स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट। हालांकि वो नॉर्मली इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान से पूछना शुरू कर दिया था। तो इसलिए बहुत प्रेशर था हिंदुस्तान के ऊपर। एक तो वहाँ पे जो तहरीक आज़ादी चल रही है उसको कंटेन करने की, जुल्म करने की, सारा कुछ, और साथ जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट पैदा हो रहा था। तो इसके बारे में मेरा ख्याल है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से कहते हैं, यानी कि खुद ही करवाना, उसके बहुत सारे शवाहिद हैं। मुझे जो फ़िक्र है वो ये है कि जब आप अपनी एक रेटरिक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और सियासी तौर पे अपने आप को आगे करने के लिए बीजेपी ने हमेशा एंटी पाकिस्तान रेटरिक को बढ़ाया, उसके बाद जो इंडियन मीडिया है वो उनसे कुछ 3 हाथ आगे निकल जाता है। वो जो 24 आवर न्यूज़ साइकिल चलता है जिसमें वो और जज्बात को भड़काते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये कोई ऐसा गलत एडवेंचर ना करें। मुझे डर है इस चीज़ का। हमें फ़िक्र इसलिए नहीं है कि हमारी अफवाज बिल्कुल तैयार है उनका मुकाबला करने के लिए, और इंशाल्लाह उनको 1000 दफ़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक अपने उसमें अज़ाइम नरेंद्र मोदी भी अपने बता चुके हैं, पाकिस्तान के हवाले से बलूची सर्विस का आगाज, बलूचिस्तान के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से अजीत दोवल की पॉलिसीज शहरी रहमान साहिबा बड़ी वाज़ेह हैं। अब पाकिस्तान के पास पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि जो भारत से आवाज़ें आ रही हैं वो तो जंगी अज़ाइम की आवाज़ें कुछ इस तरह की आ रही हैं। पाकिस्तान को इस हवाले से अब क्या करना चाहिए?
देखिए अरशद साहब, सबसे पहले ऐसे मौक़ों में ये कहना अफसोस के साथ और माजरत के साथ मैं कहूँगी कि हर ट्रिप पर कंसल्ट करना ये ऐसी बात नहीं है। कश्मीर एक बहुत बड़ा मसला है, इसको सीरियसली और संजीदगी से लेना चाहिए। आगे एक साथ हम अगर एक आवाज़ से बोलें तो उसकी क़ुव्वत और ताकत बहुत फ़र्क होती है, बजाय इसके कि एक बिलीगर्ड प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके बात करें जिन पर करप्शन चार्जेस का मुस्तकिल बहरान मचा हुआ है, बहतान मचा हुआ है। मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि ये वक्त नहीं है हमें डिसयूनिटी दिखाने का, क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर होंगे डिप्लोमेटिकली और ख़ित्ते में भी। अफ़गानिस्तान में आप देखिएगा कि यूएनजी में होना क्या है। सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान बोलेगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली बात की जाती है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, आखिर में पाकिस्तान को बोलना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान आए अल्फ़ाबेटिकली पहले होता है। लेकिन वो लोग पिछली दफ़ा भी उन्होंने यही किया कि फॉरेन मिनिस्टर को भेजते हैं, यानी कि उनका दर्जा एक लेवल कम होता है, वो बाद में बोलेंगी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। पाकिस्तान विल बी सैंडविच्ड लिटरली, जैसे जोग्राफिकली है, सॉरी थोड़ा सा क्लैटर हो रहा है आवाज़ में, जोग्राफिकली उसी तरह आप यूएनजीए में इसको पिंसा में करेंगे कि पहले अफ़गानिस्तान होगा और उसके बाद इंडिया का अटैक होगा, दोनों तरफ से आप पर अटैक होगा और आप अनप्रिपेयर्ड डिसयूनाइटेड गए हैं। आपको पूरे पार्लियामान, आप जॉइंट सेशन क्यों नहीं कॉल कर लेते ताकि सारी दुनिया को पता चलता कि पाकिस्तान शहरी रहमान साहिबा, धरना थोड़ी हो रहा है कि पार्लियामेंट के बाहर आप जॉइंट सेशन कॉल करें, वो तो धरने में करते हैं जॉइंट सेशन। बाहर की बात कैसी हो? नहीं, जब धरने से बहुत पहले ये बातें हो रही थी। आप कमाल की बात करते हैं अरशद साहब, ये बहुत पहले बातें हुई थी, जो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं सेनेट में, मैंने खुद ड्राफ्ट किए हैं और हमने खुद इस पर यूनिटी फौज की है। लेकिन इत्तेहाद बनाना हमारा काम नहीं है, ये लीडरशिप जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, ये क़यादत उनको करनी होती है। लेकिन कहीं से हमने इस पर कोई शवाहिद नहीं देखे। कुछ पता नहीं है आप क्या स्पीच कर रहे हैं, क्या आप नई डिप्लोमेसी लेके जा रहे हैं, रिवायती वही बातें करेंगे। इस वक्त नए पॉलिसी टूल किट की ज़रूरत है, लेकिन आपने तो किसी और पार्टी से ना पूछा, ना किसी एक्सपर्ट से पूछा, उसी तरह आपने जंकेट्स पे लोगों को भेज दिए। वो क्या करेंगे आप बताइए? क्या जो लोग जा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस भी सवाल से नहीं, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि वजीर आजम पाकिस्तान जब यूएन में खड़े होंगे तो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे, कश्मीर का मुकदमा भी लड़ेंगे। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है। हमें अभी भी इंतजार है कि पंजाब हुकूमत और पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की CEO हमारे प्रोग्राम में आके अपना मौक़िफ़ देंगे। प्रोग्राम में आके इस ब्रेक के बाद हम आपको ग्रेस रिफाइनरी $5 अरब की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे और गंडासा फोर्स बमुकाबला बल्ला फोर्स 30 सितंबर, क्या ये नया मैच होने जा रहा है? एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अदील राजा साहब ने ज़मीर अतर साहब DGPR पंजाब से दोबारा रब्ता किया है और उन्हें बताया कि जी आमना चीमा साहिबा जो कि CEO हैं पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की, उनसे अभी तक हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रही। मेरे ख्याल से आमना चीमा साहिबा को समझना चाहिए कि नून लीग का बॉयकॉट है और ज़फ़र अली शाह साहब यहाँ पे सीनियर रहनुमा उनके मौजूद हैं। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं PBIT की, आपने एक ऐसी कंपनी के साथ MOU साइन किया है जिसकी कि वेबसाइट पर सिर्फ एक सफ़ा है, एड्रेस भी वो अपना चेंज कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ भी उनके कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है, लाइसेंस उनके पास है नहीं। तो इसकी ज़रा आके अगर वजाहत कर दें, स्टोरी को हम फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि अगले सेगमेंट तक इसको ले जाएं। आप अपना मौक़िफ़ आके देना चाहें तो फिर मैं अगले सेगमेंट में मज़ीद तफसीलात बताता हूँ। इस वक्त नाज़रीन ज़रा बात करते हैं गंडासा फोर्स बमुकाबला बल्ला फोर्स। बल्ला फोर्स आपने भी तैयार कर लिया। आज हमने खबरें देखी, विजुअल्स देखे, बल्ले लेके, जैसे कल गंडासा फोर्स की तैयारी थी तो 30 सितंबर को गंडासा फोर्स बमुकाबला बल्ला फोर्स होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने कोई फोर्स तैयार नहीं की और मुझे शक पड़ता है कि इन्होंने खुद ही अपने कारकुनों को बल्ले पकड़ा के ना, तो क्योंकि उनको जब कल इन्होंने ये किया तो उसका जो रिएक्शन आया तो इन्होंने कहा कि इसका किस तरह जवाब दें, तो इन्होंने अपने कारकुनों को बल्ले पकड़ा दिया। असल बात यह है कि हमने जितने भी एहतजाज किए हैं सारे पुरअमन रहे हैं, ये भी पुरअमन है, लेकिन अगर हमारे हमला करते हैं तो डिफेंड तो करेंगे हम अपने आप को, लेकिन ये नहीं है कि हमने कोई फोर्स बना दी है। जो लोग जाएंगे वो पुरअमन तरीके से जाएंगे, हमारा इरादा पुरअमन रायगंज जाने का है, सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वहाँ पे और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी रैली होगी, बहुत बड़ा जलसा होगा, लेकिन उसमें हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम हमेशा
की तरह, पीसफुल रहेंगे। पीसफुल रहेंगे। लेकिन अगर ये आगे से हमले करते हैं तो फिर क्या करेंगे? नून लीग के लीडरान जिसमें आबिद शेर अली साहब हैं, वो कहते हैं जी टांगे तोड़ देंगे। ज़हीम कादरी साहब कहते हैं जी जानिसारान नवाज शरीफ फोर्स। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी अगर हिम्मत है मर्द के बच्चे हो तो जाके दिखाओ। ये वाले सारे बयानात आए। फिर गंडासा फोर्स भी हमने देखी कि एक बनी। आप वाकई, और आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी हैं, एक हक होता है हर सियासी जमात का, वायलेंस पे नून लीग वाकई बिलीव करती है, गुल्लू भट्टों की फोर्स पे बिलीव रखती है? नेवर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बड़ी लंबी हिस्ट्री है कि वो वायलेंस पर बिलीव नहीं करती। अब जहाँ तक इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का तल्लक है, मैं खुद सियासी वर्कर हूँ और मैं बिलीव करता हूँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी जी वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल दैट। मतलब अब ये कहते हैं कि अगर उन्होंने ये किया तो अल्लाह माफी दे, मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं, मेरा मतलब डिफेंस, अगर आप उन्हें हमला करेंगे तो क्या करेंगे? पहले आप अपने ऑफेंस के बारे में तो सुन लेना, वो तो तब करेंगे ना। पहले आप अपना जो ऑफेंड कर रहे हैं आप उस पर भी तो तवज्जो देना। क्या ये जो रायविंड में इज्तिमा होता है, बहुत बड़ा इज्तिमा होता है अपना उनका तबलीगी जमात का, ये क्या उनकी सेकंड किस्त है जा रही है कि भाई ये बने? ठीक है, रायविंड हम तबलीग करने जा रहे हैं करप्शन के खिलाफ। मैं भी इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना मैं कि ये क्या रायविंड में तबलीगी जमात का ये सेकंड ग्रुप है जो रायविंड जा रहा है और कहता है राइट है, ठीक है, राइट है। अगर ये उनका कोई सेकंड ग्रुप है मतलब रायविंड का मतलब, लेकिन अगर देखें रायविंड एक सिंबॉलिक हो गई है एक पॉलिटिकल लीडर की तरफ से। मैं नहायत काबिल एहतराम ये इमरान खान साहब, यानी पूरे पाकिस्तान में एहतजाज के लिए सिर्फ रायविंड की 12 फुट की सड़क इनको नजर आई है कि वहां पर हम जाएंगे और मतलब है कि करें भाई ठीक है, सड़क पर भी जाए, रायविंड भी जाए, आपका पॉलिटिकल एक्टिविटी पर कोई एतराज नहीं, कम से कम मुझे नहीं है, किसी और को भी हो या ना हो। 12 फुट की सड़क पे आप क्यों जाना चाह रहे हैं और तबलीगी जमात पार्ट 2 है आप? क्या रायविंड पे आप जा रहे हैं तो देखिए जोर इनका सारा रायविंड पे है। मतलब शाह साहब बात ये है कि रायविंड की एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। वहां पे उन लोगों के घर हैं जिन्होंने लूट मार की है इस मुल्क की। आप पिछले 30 साल में देख लें, उनकी जदातें पहले देखें और उनकी अभी जदातें देखें। सिर्फ लूट मार नहीं की, और ये पैनामा लीग को हमने नहीं इजाद किया, इंटरनेशनली आया है, हमने इजाद किया है। अब शौकत साहब पैनामा वाली बात भी कर लेंगे आपसे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब बात नहीं शौकत साहब, एक चीज और जी दूसरा ये है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम का अरबों रुपया उन्होंने अपने लिए वहां लगा दिया। वो सड़कें बना दी, गैसें ले गए, वहां पे सिक्योरिटी कैंप ऑफिस है ना वजीर आज़म, कैंप ऑफिस है वजीर आज़म का, अरबों रुपए लगा दिए वहां पे। अब बात आ गई ना जी, अर्शद साहब खुल गई ना बात। तो ये सिंबल है, थैंकफुल टू शौकत सिंबॉलिक है कि इन्होंने साफ कह दिया कि वहां उन लोगों के घर हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है। बिल्कुल लूटा हुआ है। यानी इनका टारगेट जो है वो मियां नवाज शरीफ का घर है। तो शौकत साहब ये मत भूलें कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है या नहीं है, वो तो अलग बात है ना, वो तो पाकिस्तान के अवाम है। मियां नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं। अब आपने टारगेट कर दिया, इसका मतलब आपने बता दिया है इस प्रोग्राम के हवाले से कि हम उस घर को जा रहे हैं जिसमें अगर उस घर में जाएंगे रिएक्शन तो होगा। मैं आपको बता रहा हूं, रिएक्शन होगा। मैं रोक सकता हूं, मियां नवाज शरीफ रोक सकता है, कोई और रोक सकता है। इससे पहले कि रिएक्शन होगा। मैं शहरी रहमान साहब से लूं, पीपल्स पार्टी का इसमें बहुत अहम मौक़िफ़ है। घर जाती उम्र और आपने अभी खुद कहा घर नहीं जा रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रायविंड की जहां ये लोग रहते हैं, अड्डा चौक तक जा रहे हैं जो 10 किलोमीटर दूर है, उसकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये लोग रहते हैं और इनके साथ एसोसिएटेड है। राइट। शेरी रहमान साहिबा, आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और इस सारे अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब राब्ते में भी रहे, ऑफर्स भी दी कि आइन जी हमारे साथ चलें और इस एहतजाज का हिस्सा बने। पार्लियामेंट में और इलेक्शन कमीशन में तो आप लोगों का मौक़िफ़ पीटीआई के साथ है। सड़कों पे आप 30 सितंबर की ऑफर कबूल कर रहे हैं या कि फैसला हो गया है कि हम सड़कों पे नहीं आएंगे? देखिए अरशद साहब, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो वाज़े हो जाए कि ये पैनामा पेपर्स की कोई साजिश नहीं की गई है अपोजिशन में या पाकिस्तान में, किसी ने इसको मनगढ़ंत इजाद नहीं किया कि एक प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो पाकिस्तान के लिए हमेशा, मैं समझती हूँ, एक बहुत अहम ऑफिस होता है और हम सबकी इज्जत है ये। लेकिन अगर आप इस बात को एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि इसको हमने इसका सामना करना है और जवाबदेही जो पार्लियामान का महवर, जो इसका एसेंशियल कोर इशू होता है, जवाबदेही अगर नहीं होगी तो आपके साथ, देखिए इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं और आप तो मुझसे पूछ रहे हैं ना कि या हम साथ हैं या साथ अलग रहने की बात नहीं है, उसूली मौक़िफ़ की बात है। और उसूल ये है
और मौक़िफ़ ये है और प्रिंसिपल ये है कि आप नहीं इन्हिराफ कर सकते जवाबदेही से, जो इस वक्त हुक्मरान जमात हर तरह से कर रही है। मैं आई विश द PTI ऑल द बेस्ट, लेकिन हम अब इस वक्त हमें घरों पे मार्च करने से ज़रा सा मैं समझती हूँ ये तरीका नहीं है, लेकिन इन पर इनका जो हक है ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट पुरअमन, यानी पीपल्स पार्टी साथ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं घरों पे मार्च करने के हक में नहीं है पीपल्स पार्टी। इस वक्त हमने ये नहीं किया है, लेकिन हम हर इस ये मेरी जाती इस वक्त राय मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहुत एक क्लियर मौक़िफ़ रखा है। वो ये है कि प्रिंसिपल में हम बिल भी हम लाए हैं पार्लियामान में, हर वो क्लैरिटी हम लाए हैं, लीडरशिप प्रोवाइड की है इस पूरे मौक़िफ़ को, इस मुहिम को, जो ये मुहिम सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट आपने दी है, जैसे पाकिस्तान कश्मीर को मॉरल सपोर्ट देता है। मॉरल सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक और इंटेलेक्चुअल, जी हमने पॉलिटिकल सपोर्ट दिया है, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दिया है, मेन इंटेलेक्चुअल ड्राइवर है इसके। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये मुहिम बनी क्यों है, किसी और मुल्क में ये मुहिम बनने की बात क्यों आई है? शफकत महमूद साहब से भी ये जान लूं, बनने जिसका कश्मीर पे पाकिस्तान मॉरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट देता है। मैं आप ही का सवाल लेकर चल रहा हूँ, जैसे कश्मीर में कश्मीरी लोग निहत्ते वहां पे लड़ रहे हैं और पाकिस्तान सिर्फ मॉरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट है। पीपल्स पार्टी की इसी तरह की सपोर्ट है आपके साथ, और उन्होंने कहा कि जी इस मौक़िफ़ के साथ हम नहीं है कि लोगों के घरों पे जाया जाए। पहली बात तो यह है कि हम किसी के घर नहीं जा रहे। जो इनके घर हैं जहां हम जाने का प्लान बना रहे हैं उससे कम से कम 7, 8, 10 किलोमीटर दूर है। वो इस तरह ही है कि आपके यहाँ पे आप 0 पॉइंट से लेके कश्मीर जहाँ मोटरवे बनती है वहाँ तक इतना फ़र्क है वहाँ। दूसरी बात यह है कि हम पीपल्स पार्टी की जो मॉरल सपोर्ट है, और पिछली दफ़ा इन्होंने अपने नुमाइंदे भी भेजे थे, हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन क्यों हम सारे इकट्ठे हैं? बेसिक बात यह है कि जो शहरी ने कहा कि भाई 5 महीने हो गए, इससे हासिल क्या होगा आपको 30 सितंबर से? इसलिए कि हम इनको अवाम को बावर कराना चाहते हैं कि इनके ऊपर एक बड़े संगीन इल्ज़ाम लगे हैं, और जो किसी भी जमहूरियत में उन इल्ज़ामात के जवाब आने चाहिए, जवाब देने चाहिए। जवाब नहीं आ रहे। शहरी रहमान साहिबा भी यही कह रही हैं, शफकत साहब भी यही कह रहे हैं। ये नुक्ता चलो बता रहे पॉलिटिकल पार्टी के, इनका ठीक है 5 महीने 6 महीने हो गए। अब ये लोगों को बावर कराना चाहते हैं, ये मेरा ख्याल है इनका बावर कराना अब ओवरफ्लो हो गया है। ये बावर करा चुके हैं, बावर हो चुका है। तो जवाब देना, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, जवाब भी वो दे चुके हैं। क्या जो अब वो अगर आप अगर वो सुने ना जवाब, ना उस वक्त ना मुझसे, आप पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाए इसमें शफकत साहब। अच्छा चले तो फिर तो नहीं पले पड़ेगा कि इसका जवाब क्या है, ये सवाल क्या है, भले पूछे। मैं कहता हूँ वो काम भी करे, ये जिम्मेदार। मैं कोई और समझे ना समझे, मैं इनकी जमात को जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी समझता हूँ। वजह इसकी कि इसमें खिलाफ की पार्टियां होंगी तो मुल्क में सियासी निज़ाम फ्लरिश करेगा। लेकिन अगर इस किस्म की आपने बुनियादें डाल दी, आप जाएं पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा करें, आप जाएं सेक्रेटेरिएट के सामने मुजाहरा करें, आप जाएं पंजाब सेक्रेटेरिएट के सामने मुजाहरा करें, आप थाने के सामने मुजाहरा करें, इस तरह घरों के सामने। और जबकि आप बता रहे हैं, और ठीक आप दुरुस्त बता रहे हैं कि जी हम ये बावर कराना चाहते हैं, आप मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हैं या फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, या मियां नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है उसके खिलाफ हैं, आप उसके उधर जाएं, उनसे बात करें मतलब। और जो आप कर चुके हैं और जिसमें आपको काफी हद तक जवाब सही या गलत, शाह साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आप जा चुके हैं, वो कह रहे हैं ना कहीं से कोई जवाब नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर वहां से घर से आवाज आएगी, इनको जवाब मिलेगा। फिर आपको घर से आवाज आएगी, प्राइवेट से क्या होगा? क्या है ये, कौन सा जवाब? शाह साहब बात ये है, प्लीज इसको जरा ठंडे दिल से कहो। जो लूट मार और करप्शन हुई है वो मियां नवाज शरीफ ने की है, वो फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं की। ये किसी कोर्ट ने डिग्री दे दी है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ? अगर दी है तो मैं आपके साथ हूं, मुझे मैं भी चलूंगा आपके साथ। मैं आपसे एक दो, मैं वादा करता हूं, मैं आपसे एक दो सवाल पूछ लेता हूं, उनके जवाब दे। जी आप पूछे। जी मुझे ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो रेवलेशन आई पैनामा लीक्स में, उसके मुताबिक उनके बच्चों के नाम अरबों रुपए की जायदाद है वहाँ पे, और वो जिन कंपनियों का जिक्र किया उनकी मलकियत भी है। और फिर जब वो अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हैं, मरीम नवाज साहबा को अपना डिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, और फिर डिपेंडेंट की जो प्रॉपर्टी नजर आ गई है उसको शो नहीं करते। तो ये एक चीज़ है, अब कई चीज़ें हैं उसके अंदर। बात आ गई ना आपकी, बात आपकी आ गई मतलब, और एक दफ़ा नहीं आई, ये 1 करोड़ दफ़ा आ चुकी है।
जनाब इमरान खान साहब की आवाज में भी, शफकत साहब की आवाज में भी, और तमाम इस पार्टी के जवाब देना। सुन लेना, आप ही चुके हैं जवाब, आपको इल्म भी है, जवाब आप आरा दारे पर भी गए तो जब आपको वहां पर लीगली जवाब मिलता है तो वो ये सारे जवाब हैं। अब चूंकि मुझ पे सवाल आपने किया है, मुझसे जवाब आप सुन लें। शफकत साहब, क्या ये गलत बात है कि पनामा के बारे में एज फार एज मियां नवाज शरीफ इज कंसर्न, क्या उनके बारे में ये तरदीद नहीं आ चुकी कि मियां नवाज शरीफ साहब का इससे कोई तल्लुक नहीं है? ये इसका जवाब देना। अच्छा उनका, अच्छा मैं बता, ये फिर औलाद पे भी चले जाएंगे क्या उनका? आप खुदा ना खास्ता ये कह रहे हैं कि उनका अपनी औलाद से कोई ताल्लुक नहीं? फिर ये देखें ना, ये देखें, आप तो जुडिशियल ऑफिस भी एंजॉय कर चुके हैं, इस तरह नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ। अच्छा चलिए एक अर्ज करता हूँ। शफकत साहब मेरी बात, एक अर्ज करता हूँ। शफकत साहब, अगर कोई और होता था ईमान से मैं ये फैसला करता हूँ, लेकिन आप बतौर जुडिशियल अफसर भी रह चुके हैं, क्या क्रिमिनल लायबिलिटी कभी बाप की बेटे पर शिफ्ट हुई है या बेटे की बाप पर शिफ्ट हुई है? गुजारिश करता हूँ ना, आप जाए उनके खिलाफ मुकदमा करें, आप जाए उनके खिलाफ अदालत में जाए। आपने खुद घर बार बैठकर अपने दफ्तर में बैठकर एक नक्शा बना लिया है कि लूट, मुझे पाकिस्तान के उस अदारे की कंप्लेनेंट का नाम बताएं, उस अफसर होगी नहीं, सुने ना, नहीं अब लूट बसार, अब हफ्ता हुआ है, लूट मार तो नहीं हुई ना, लूट मार तो पता नहीं कब की हुई है। अब मुझे उस अदारे के दफ्तर का नाम बताएं, उस अदारे के अफसर का नाम बताएं जैसे FIR लिखाई है नवाज शरीफ के खिलाफ। आप लॉयर हैं, मैं एक सवाल, मुझे वक्फा, एक सवाल है, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वक्फा लेना है, लॉयर से सवाल कर सकता हूँ एक? मुझे ये बताइए कि डिपेंडेंट जो होते हैं उसकी लायबिलिटी किस पे है? जो डिपेंडेंट होते हैं, हाँ, उनकी लायबिलिटी वालिदैन पे होती है। ठीक है, नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, बाबा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अदील राजा कांस्टेंट कोशिश करते रहे कि आमना चीमा साहिबा जो CEO हैं पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, उनसे रब्ता करके मौक़िफ़ लें कि ग्रेस रिफाइनरी लिमिटेड जो कि पंजाब की वज़ीर ख़जाना के भाई उसके चेयरमैन हैं, उनकी भाभी उसकी CEO हैं, उनके साथ $5 अरब का MOU किस बेसिस पे साइन किया, क्या ड्यू डिलीजेंस उन्होंने की, क्या ग्रेस रिफाइनरी के पास ऑयल रिफाइनरी लगाने का लाइसेंस पाकिस्तान में मौजूद है, क्या उनके पास कोई एक्सपीरियंस इस हवाले से था, और जितनी आपने फैसिलिटेशन उनको दी वो किस बुनियाद पे की? एक ऐसी कंपनी जिसका सिर्फ एक सफ़े का वेबसाइट पेज है, जिसके एम्प्लॉयज़ की तादाद अभी तक मालूम नहीं है कि कितनी है, जिसके इश्तिहार चल रहे हैं कि जनाब हाँ हमने मजीद एम्प्लॉयज़ भी अभी रखने हैं, जिसका दफ्तर का जो एड्रेस दिया गया है वो भी अभी तब्दील हो रहा है। हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अदील राजा साहब ने CEO उज़मा बशीर साहिबा से भी बात की और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, उन्हें इनवाइट भी किया कि आप प्रोग्राम में आ जाएं। उन्हें कहा देखें जी अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम आपको इन्वेस्टमेंट्स का नहीं बता सकते, हम आपको ये नहीं बता सकते कि 2,20,000 बैरल जो यहां तक कोट अद्दू तक पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे किस तरह से, कितने की वो पाइपलाइन लगेगी, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी किधर है। लेकिन पंजाब हुकूमत जो कि सुनहरे ख्वाब दिखाती रहती है, शहबाज शरीफ साहब आपको याद होगा 3 महीने में बिजली, 6 महीने में बिजली, साल में बिजली, 2 साल में, और अभी तक लोड शेडिंग जारी है, काम लेकिन उस हवाले से हो रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट नाज़रीन जिसका हम फॉलोअप भी करेंगे और मजीद तफसीलात भी आपके सामने लेके आएंगे। हमारी कोशिश होगी कि पंजाब हुकूमत इस पर अपना मौक़िफ़ दे या कि ग्रेस रिफाइनरी अपना मौक़िफ़ इस पे दे। शहरी रहमान साहिबा, बात हो रही थी 30 सितंबर की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत से नाक़दीन ये कहते हैं कि ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है और हुकूमत के साथ जैसे माजी में खड़ी रही अब भी खड़ी रही, और पनामा पे सिर्फ ये मीठी गोलियां दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और PTI की लीडरशिप को भी काफी हद तक शायद इसका एहसास हो गया। इसीलिए इमरान खान साहब ने डेट्स आगे भी की, लेकिन बिल आखिर उन्होंने अनाउंस कर दिया, और जो सोलो फ्लाइट का इल्जाम उन पर लगता है वो एक दफा फिर उन्होंने ले लिया। देखिए अरशद साहब, मैं बार बार इस बात को, मुझे कोई इसमें माजरत ताना एटीट्यूड की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत टोटल कॉन्फिडेंस है कि जिस जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी वो कहाँ तक पहुँची है और इसकी क्या जवाबदेही है। जब जमहूरियत का मजाक उड़ाया जाता है तो हम सामने खड़े होते हैं, और मैं समझती हूँ कि हम बिल्कुल सामने खड़े हैं। ये तो एक मीडिया पॉइंट बन गया है कि फ्रेंडली अपोजिशन कौन है। अगर आप, और मैं ये PTI पर कोई इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, इनकी एक अपनी सियासत है, इनकी एक तर्ज अपना चलने का है, इनकी शुरुआत यही है।
और ये एहतजाज को आगे तक ले जाने में बिलीव करते हैं। हम समझते हैं कि एहतजाज का बिल्कुल एक तरीका होना चाहिए। और मैं मेन चीज़ तो ये है कि इसमें वाई इज़ द PVP हैविंग टू से कि ये फ्रेंडली है नहीं है। सॉरी, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि हम इस इशू को, इस बात को, इस मुद्दे को पार्लियामान तक, पार्लियामान की आप मुझे बताएं, शहरी रहमान साहिबा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, खुर्शीद शाह साहब, आपकी पार्टी के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसके चेयरमैन, सवाल सुन लीजिएगा, नैब, FIA, SCCP, स्टेट बैंक, इन सबको बुलाया गया। वो लोग तो आए नहीं, शफकत महमूद साहब को भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको समन जारी करने की नौबत आ गई, लेकिन फिर सिफारिश हुई कि नहीं जी, समन जारी ना करें। कौन सा इदारा पार्लियामान को जवाब दे रहे हैं? स्टैंडिंग कमेटी को जवाब दे रहा है, सेनेट की, कौमी असेंबली की। जी, लेकिन आप खुद मुझे बता रहे हैं, आपकी आवाज, सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल कट गई है, आवाज चली गई है। मेरी भी कुछ सुन लें, मुझे आपकी आवाज नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आप बोले। I didn't hear what you said। मैं ये कह रही हूँ अरशद साहब कि देखिए, इसमें कौन फ्रेंडली है कौन नहीं है ये इशू नहीं है। ये शायद टीवी रेटिंग्स का या इशू रह गया होगा, लेकिन ये ज़मीनी हकायक से बहुत दूर है। पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल क्लियरली टेक ऑन किया है, पॉइंट बाय पॉइंट। आप जरा पढ़ लें जो हमने दर्ज किया है। बिल्कुल, मैंने डिटेल में पढ़ा है। बैरिस्टर एजाज एहसन साहब और लतीफ खोसर साहब ने बड़ी मेहनत की इस हवाले से। आप तन्हा रह गए इस एहतजाज में, शेख रशीद साहब आपके साथ हैं और PTI है, सिर्फ ये दो जमातें एहतजाज कर रही हैं, और तो आपके साथ नहीं है। और हमारे नुमाइंदे भी जाते रहे हैं इनके साथ एहतजाज में। आप जो सवाल इस वक्त कर रहे हैं, नहीं, आई एम सॉरी, आप मुझे कुछ कहने भी नहीं दे रहे हैं। आप जो सवाल इस वक्त कर रहे हैं, अभी कोर्ट अद्दू की बात हुई, आपको याद है ये ब्रीफ केस जो फर्म्स बनती थी एक ज़माने में, 1980s में एक टर्म था ब्रीफ केस फर्म्स, ये वही बातें की जा रही हैं आज भी जो हम पहले देखते थे। क्रोनी कैपिटलिज्म इसका नाम था, और अभी भी वही हो रहा है। ये सारा इनका मंशूर इसी पे था कि हम पाकिस्तान को रोशन बनाएंगे। बिल्कुल, शहरी रहमान साहब, मुझे वेरी क्विकली, सोलो फ्लाइट कौन है आपके साथ? मेगावाट हम बड़े सेटिस्फाइड हैं कि पार्लियामेंट में PVP हमारे साथ है। पिछले हमारे जलसे में उनकी पार्टिसिपेशन भी थी। सोलो फ्लाइट, शहरी ने सही कहा, मैं उससे एग्री करता हूँ कि हर जमात का एक अपना मौक़िफ़ है। हाँ, पनामा का मसला आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है पार्लियामेंट पे या सड़कों पे? देखिए जी, पार्लियामेंट में भी हल हो, सड़कों पे भी हो, मैंने दोनों जगह पर मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी जनाब इमरान खान साहब को, एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर हैं वो, मतलब रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर है मतलब। और मुझे भी